कहा जा रहा है कि जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाता है, उसको सहोदर कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि आपको बताना है गलत कौन सा शब्द। देखिए, झंडा ऐसे लिखा जाता है, पड़ोसिन ऐसे लिखा जाता है, आजीविका ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन चरमोत्कर्ष की यहाँ पर अगर बात करते हैं साथों, चरमोत्कर्ष शर्क लिखा हुआ है, होता क्या है साथों, चरम उत्कर्ष है ना, चरम उत्कर्ष भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपका गलत है, तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए साथों, आपसे कहा जा रहा है कि जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको तो विकलांग कहा जाता है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो। अगला देखिए साथों, गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो गोद लिया हुआ पुत्र उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मैं कहूंगा उसको दत्तक कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र उसको क्या कहा जाता है, उसको दत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, ये होगा, या पुस्तकें जानने का सशक्त माध्यम है, या सुज्ञान प्राप्त का या समझ का, मैं कहूंगा ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है पुस्तकें। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। गमन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथों गमन का विलोम क्या हो जाएगा, गमन का विलोम आपका आगमन हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथों, करुण का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए, तो करुण का विलोम साथों निष्ठुर होता है। क्या होता है, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। आंसर आपका ए होगा। वानर का इसमें से समानार्थी शब्द साथों क्या हो सकता है, तो वानर को क्या कहा जाता है, वानर को कपि कहा जाता है। वानर यानी कि बंदर, बंदर को मरकट भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं और कपीश भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथों, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए, तृतीय ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, ये तो गलत लिखा हुआ है। कुमुदिनी ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल। कार्यक्रम होता है, ये भी गलत है। प्रोण नहीं, प्रोण होता है। मैं कहूंगा सही कौन सा है, सही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि विहंग का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, विहंग का मतलब होता है पक्षी, पंछी कह सकते हैं हम लोग। विहंग की अगर बात करें, केहरी नहीं कहते, पक्षी भी कहते हैं और खग भी कहते हैं, तो विहंग का पर्यायवाची नहीं होगा साथों, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद देखिए साथों, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सरकार ने कलाकार को पुस्तक अर्पित किया, तो अर्पित आएगा यहाँ पर क्या, अर्पित आएगा या दान आएगा या निर्गत आएगा या सम्मानित आएगा या प्रदान आएगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया, ये होना चाहिए। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो जिनमें मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करते हैं, यानी कि ढाक के तीन पात, इसका मतलब क्या होता है, तो ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है, सदा एक ही दशा में रहना, अव्यवस्थित होना, निस्सार बातें करना या व्यर्थ प्रशंसा करना। मैं कहूंगा सदा एक ही दशा में रहने को कहा जाता है साथियों, ढाक के तीन पात। अगला देखिए साथियों, मलेरिया एक कलेश है, मलेरिया एक व्याधि है, मलेरिया एक दुख है, या मलेरिया एक आदि है, तो मलेरिया एक व्याधि है, ये होगा साथियों। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, यह सामान्य का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, तो ये सामान्य का विषय है, यह है वर्ग का विषय, ये होगा। क्या यहाँ पर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, या उपेक्षित आएगा, ये दुर्भाग्य। मैं कहूंगा साथियों वर्ग भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर, असल में आना चाहिए गर्व, तो ये गर्व लिखा होगा साथियों, वर्ग यहाँ पर गलत थोड़ा ना, यानी कि यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गर्व यहाँ पर आना चाहिए था। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको ये बताना है कि इसमें से ऐश्वर्यशाली कैसे लिखा जाता है। देखिए, शाली में ला में छोटी की मात्रा नहीं आती, शाली सही लिखा हुआ है, ऐश्वर्यशाली लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें जैसा ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। खोदा पहाड़ निकली चोइया, इसका मतलब क्या होता है, अटपटा काम करना नहीं, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, बिल्कुल साथियों, खोदा पहाड़ और निकली चोइया यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद साधारण लाभ होना, यह आपके सवाल का जवाब हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें अनुकरणीय कैसे लिखा जाता है, तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अनुकरणीय, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, जो जानने की इच्छा रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिज्ञासु नहीं कहते, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु कहा जाएगा उसको, जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। है कि लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना, नई धनी का निर्धन हो जाना, भाग्य से बंधा होना, दरिद्रता से में आनंद लूटना, बिल्कुल लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद लूटना, ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो उपकारों को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, जो उपकारों को नहीं मानता है, मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा सा तो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। जो उपकारों को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के तहत कौन से अनुच्छेद है जो कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की सजा को कम करने या उसकी सजा को माफ करने की शक्ति होती है, तो मैं तो कहूंगा साथियों वो अनुच्छेद 72 है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की पूरी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई, तो कब खत्म हुई आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 1857 की 1858 में खत्म हुई थी, 1858, लेकिन कलकत्ता में नहीं, ग्वालियर में खत्म हुई थी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे, तो आपके सवाल का जवाब देखिए, एक खाली जगह यहाँ पर, इसमें बताने कौन सा शब्द आएगा, तो मैं कहूंगा मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान
वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो मैं तो कहूंगा साथियों, सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? घास विज्ञान नहीं, शरीर रचना विज्ञान नहीं, कोशिका विज्ञान नहीं सा, तो इसको कृषि विज्ञान कहा जाता है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सातों, लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। कौन सा? लेबैंग बुमनी जो है ना, ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है, आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म होते हैं साथियों? मैं कहूंगा 23 गुणसूत्रों, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 होते हैं, लेकिन टोटल गुणसूत्र कितने माने जाते हैं साथियों? 46 माने जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो जो कोच को पुरस्कार दिया जाता है साथियों, वो द्रोणाचार्य नाम का पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये साथियों 1856 में लागू किया गया था। 1856 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस कप की अगर बात करते हैं साथियों, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, तो आपका जवाब साथियों काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। इन्होंने ही 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो साथियों स्वर प्लेटफॉर्म अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वर प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखिए साथियों, किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, किसकी बात चल रही है? मैग्नस कार्लसन की बात चल रही है। इन्होंने ही ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है। उसके बाद देखिए, विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां वर्ष उर्स जो है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये बात साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो ये अजमेर में साथियों आयोजित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया है? तो मैं कहूंगा साथियों दक्षिण कोरिया देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया है। आंसर आपका बी होगा। किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? तो इस पहल की अगर बात करते हैं साथियों, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात करें, इन्होंने ही साथियों विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है। कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, बताइए। तो मैं कहूंगा यूएई की अगर बात करते हैं साथियों, संयुक्त अरब अमीरात देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक देश है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तो नेपाल देश में साथियों मनाया गया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों रवांडा देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को अब आप लोग देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। आपसे कह रहे हैं कि पालक का संबंध साथियों पत्तियों से है, तो गाजर का संबंध यहाँ पर किससे होगा, ये आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो साथियों किससे होगा? मैं कहूंगा जड़ से होगा। यानी कि जिस प्रकार पालक का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं पत्तियां, उसी प्रकार गाजर में महत्वपूर्ण भाग क्या होती है साथियों? जड़ होती है। तो सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। देखिए RINGS को IRNSG लिख दिया गया। देखिए जो यहाँ पर लेटर वही लेटर यहाँ पर है, यानी कि RI है तो IR लिख दिया है ना, NG है तो साथियों NGS, यानी कि बस ये क्या किया गया है साथियों, ये S जो है ये इसके बीच में ला दिया गया है। कि यहाँ पर भी वही है साथियों, देखिए जरा, हाँ यहाँ पर भी वही है। तो मैं कहूंगा ST को TS लिख लेंगे और OMR लिख लेंगे। देखिए ये कहाँ पर साथियों आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों TSOMR ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं KLMNOPQ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7 लोग हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि K और M एक साथ बैठे हैं। O पूर्वी सिरे पर बैठा हुआ है, P Q और M के बीच में बैठा हुआ है, Q पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है और N O, देखिए अब इसको देखिए जरा, O पूर्वी सिरे पर बैठा है तो ये साथियों पूर्वी सिरा आपका हो जाएगा और Q पंक्ति के मध्य में बैठा है, यानी कि Q की अगर बात करते हैं तो Q यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि O और L के बीच में N है, तो O और L के बीच में कौन हो जाएगा साथियों? N हो जाएगा। ये हो चुका है। K पश्चिमी सिरे पर बैठा है, K पश्चिमी सिरे पर, यानी कि K यहाँ पर बैठेगा। अब एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, K और M एक साथ बैठे, तो K और M एक साथ बैठे हैं। O पूर्वी सिरे पर है, बिल्कुल सही। Q M के बीच में P है,
क्यू एम के बीच में कौन है, पी, यानी कि सारे के सारे आपने यहाँ पर बैठा दिए। पूर्व से पांचवें स्थान पर कौन सा है, तो मैं कहूंगा पूर्व से पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, तो पूर्व से पांचवें स्थान पर पी है, तो पी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, एक नंबर सीरीज का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 5 है, उसके बाद फिर से 5 है, और उसके बाद साथियों 15 है, और फिर 75 यहाँ पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या होगा, और उसके अगले नंबर के बाद साथियों 4725 आना चाहिए। देखिए कभी भी अगर आप देखें ना कि नंबर बहुत तेजी के साथ गैप कर रहे हैं, 15 से 75, फिर 75 से ये नंबर होगा और इससे 4725 हो जाएगा, तो वहां पर हमेशा गुणा का इस्तेमाल किया जाएगा मेरे हिसाब से। अब जैसे कि 5 से 5 बना है तो 1 की गुणा की गई होगी, 5 से 15 हुआ है तो हो सकता हो 3 की गुणा की गई हो, 15 पंजे 7 तो 75 होता है। अब देखिए 1 3 5, तो जाहिर सी बात है 7 आ जाएगा, तो 75 की 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, और 3 लग जाएगा, 7 सत्ते 49 50 49 50 51 52, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 525। अच्छा अब देखिए 1 3 5 7, और जाहिर सी बात है अब यहाँ पर 9 आएगा, यानी कि अगर 525 की गुणा आपने 9 से की और 4725 आ गया, तो ये लॉजिक है और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 9 दूना 18 2 22 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और आपका 2 47, बिल्कुल साथियों 4725 ही आया है, यानी कि अब हमें पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि 525 ही आएगा। और पहली बात, अगर आप निकालते हैं ना 525 आ चुका था तो आप वही आंसर लगा के साथियों आगे बढ़ जाते, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं साथियों, तो ये हमें चीजें मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ रानियां राजा हैं, सभी राजा अधिकारी हैं, कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए साथियों, कुछ रानियां राजा हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये रानियां हो गई है ना, क्या हो गई, ये रानियां हो गई। कुछ रानियां यानी कि इतनी रानियां जो है ना ये राजा हैं, इतनी रानियां जो है ना वो राजा हैं, और सभी राजा अधिकारी, ये सभी के सभी राजा क्या हो गए साथियों, ये सभी के सभी राजा अधिकारी हो गए। यानी कि कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं है, ये जितने अधिकारी हैं साथियों ये जो है ना ये आर्किटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों निष्कर्ष पढ़िए, 2 निष्कर्ष हैं, आपको बताने कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ अधिकारी रानियां हैं, बिल्कुल ये अधिकारी हैं, इतने अधिकारी रानियां हैं, ये सही हो जाएगा। कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं है, कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं हो सकता तो कोई राजा भी आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, और कुछ रानियां भी आर्किटेक्ट नहीं हो सकती, इतनी रानियां आर्किटेक्ट नहीं हो सकती। तो कुल मिला के ये सही हो जाएगा, मैं कहूंगा दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, इस सवाल की अगर बात करें, सवाल साथियों अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लीजिए। आपसे जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा बस आप लोग करते जाइए। आपसे कहा गया है कि जे और के सहोदर हैं, यानी कि जे और के जो होंगे साथियों वो भाई भाई होंगे, तो जे हो गए और के हो गए सहोदर हो गए। एम जे का मामा है, यानी कि जे का मामा। अब देखिए जे का मामा कैसे बनाओगे, तो जे की कोई मम्मी होगी और उन मम्मी का जो भाई होगा साथियों वही तो जे का मामा होगा, लेकिन कह रहे कि जे का मामा एम है, यानी कि साथियों ये एम हो जाएगा, जे का मामा एम हो जाएगा। कह रहे कि एस के की नानी है, एस के की नानी, देखिए के ये दोनों भाई भाई मान लेते सहोदर हैं, ठीक है ना। तो के की नानी, के की मम्मी ये होगी, मम्मी की मम्मी को ही तो साथियों नानी कहा जाएगा, तो के की नानी कौन हो जाएंगी, एस हो जाएंगी, के की नानी साथियों एस हो जाएंगी, ये यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद कह रहे कि एस की इकलौती बेटी ए है, एस की इकलौती बेटी ए है, एस की इकलौती बेटी ए हो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए का एम से क्या संबंध, देखिए ये सहोदर हैं, इनकी मम्मी है ए और फिर ए की मम्मी है एस, और ए के भाई है साथियों एम, तो एम क्या कहेगा ए को, एम क्या कहेगा ए को, एम तो अपनी बहन कहेगा, ये दोनों बहन भाई हैं साथियों, है ना, ये बहन है ये भाई है, तो बहन कहेगा, तो बहन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और आप लोग बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है साथियों एसएससी जीडी के लिए, इस टाइप का सवाल हर एक बार साथियों आपकी शिफ्ट में पूछा जाता है। एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर, जैसे कह रहे वैसे कर लीजिए। मनु की अगर हम बात करें तो मनु जो है ना वो 14वें स्थान पर है साथियों बाईं ओर से, और दाईं ओर से 9वें स्थान पर, यानी कि अगर इसको हम साथियों 9वें स्थान इधर से काउंट करते हैं दाईं तरफ से, तो मनु जो है ना वो कौन से स्थान पर आ जाती है साथियों, दाएं स्थान पर आ जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है साथियों, सॉरी सैम की बात चल रही है मनु की नहीं, ये जो है मैं सैम पढ़ नहीं पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, देखिए बाईं तरफ से मनु का जो स्थान है वो 14वां यहाँ पर लिखा है, और सैम को दाईं तरफ से देखते हैं तो ये 9वें स्थान पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते मतलब सैम यहाँ पर है यहाँ पर आ जाता है, और मनु यहाँ पर है मनु यहाँ पर आ जाती है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वां हो जाता है, यानी कि अब सैम यहाँ पर आ जाएगा, अब सैम कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साथियों। तो सैम को अगर इधर से देखते हैं तो इसकी पोजीशन क्या बैठती है साथियों, 12 बैठती है, लेकिन ये यहाँ पर है साथियों, जो कि अब देखिए हमें इसके 14, ये 14 नंबर पर है इधर से, इधर कितने लोग होंगे, इधर जाहिर सी बात है 13 लोग होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे तो 12 लोग हैं, इसके इधर को 13 लोग हैं। तो कहा जा रहा है कि पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो इधर 12 है और 13 है, 12 प्लस 13 कितने होते हैं साथियों, मैं कहूँगा 25 लोग होते हैं, यानी कि उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या साथियों 25 है, तो 25 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार माबा किससे संबंधित है। देखिए जिस प्रकार मोनार्च जो है ना, ये
मोनार्च तितली की एक प्रजाति होती है और जो मांबा होता है ये एक सांप की प्रजाति होती है। तो इसका संबंध किससे होगा साथियों? सांप से हो जाएगा। सांप आपका जवाब होगा। चलिए अगले नंबर का सवाल, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार है और इस कॉन्सेप्ट पर भी साथियों एक नहीं मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे और हर एक शिफ्ट में साथियों ऐसा सवाल आएगा, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। देखते हैं तो साथियों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ABCDEFGH 8 मित्र इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा गया है? अच्छा भैया 8 मित्र इसी क्रम में, अच्छा मतलब इसी क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसी क्रम में हम बैठा देंगे। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 लोग यहाँ पर हम बैठा लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि सी का मुंह उत्तर दिशा में, जब देखिए सी का मुंह उत्तर दिशा में है तो मैं कहूंगा सी यहाँ पर होगा, तभी तो सातु ये अंदर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, तभी तो इसका मुंह सातु क्या सी का मुंह उत्तर दिशा में, सी का मुंह उत्तर दिशा में है। अब देखिए सी सबका मुंह अंदर की तरफ है तो देखिए इसका मुंह उत्तर की तरफ ही तो है। चलिए तो ये लाइन हो गई। यानी कि यदि अब डी अपना स्थान छोड़ देता, क्या कहा गया है? अच्छा डी अपना स्थान छोड़ दे। अच्छा एक काम करिए साथियों, देखिए आपसे कहा गया था ABCD से स्टार्ट है। अब जब और दक्षिणावर्त का मतलब पता क्या होता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो जब सी यहाँ पर है तो मैं कहूंगा डी यहाँ पर होगा। फिर एक काम करिए साथियों AB, क्योंकि जब सी है तो ए तो यहीं पर बनेगा और फिर दक्षिणावर्त बैठाना आपको, तो ABCD तो EFGH। 8 लोग हैं, 8 लोग हो गए। अच्छा यहां तक हो गया सवाल। अब यहां से एक नई चीज आपके सामने आई। कहा जा रहा है कि यदि डी अपना स्थान छोड़ दे, यानी कि ये जो है ना ये अपना स्थान छोड़ दे और डी के स्थान पर नया मित्र वाई आकर बैठता है, तो मैं कह सकता हूं डी अपना स्थान छोड़कर कहीं और चला जाता है और वाई यहां पर आकर बैठता है। तो निम्नलिखित 2 व्यक्तियों में से कौन से एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं? क्या कहा गया है? तो 2 व्यक्तियों में से कौन से एक दूसरे के सम्मुख बैठे? 2 व्यक्तियों में से है ना, एक दूसरे के क्या बैठे हैं सातों? सम्मुख बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम बताने की इसको सातों कोशिश करेंगे। देखिए बी और एफ क्या सम्मुख बैठे हैं? अच्छा बी ये है और एफ ये है, बिल्कुल सातों सम्मुख बैठे हैं। वाई और बी सम्मुख बैठे हैं। वाई कहाँ पर बैठा है? वाई ये बैठा और बी ये बैठा, ये तो सम्मुख नहीं बैठे हैं आमने सामने। मतलब एफ ए के सम्मुख बैठा हुआ है तो एफ ए के भी सम्मुख नहीं बैठा हुआ है। ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये समझ में आया सातों सवाल आपकी? एक बार और देख लेगा, अगर समझ में नहीं आया जरूर आपकी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बताइएगा, अगली वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। वैसे मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छे इस सवाल की अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। रोहन भाई साहब क्या कहता है? रोहन कहता है किरण की तरफ इशारा करते हुए, रोहन कहता है कि वो जो है ना, यानी कि ये जो है ना, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब देखिए रोहन के दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे? रोहन के पिताजी होंगे। तो रोहन के पिताजी की पुत्री, यानी कि ये जो है ना रोहन के पिताजी की पुत्री है, यानी कि रोहन की बहन है ना। तो ये तो दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो कहेंगे किरण का रोहन से क्या संबंध है? यानी कि रोहन क्या कहेगा किरण को? तो रोहन तो कहेगा बहन। तो बहन कहां पर लिखा हुआ है? बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोरों पर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 व्यक्ति ना, तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5 लोग की जगह हम लोगों ने बैठा ली, यानी कि 2 व्यक्ति डी और एक एच अंतिम छोरों पर। अंतिम छोरों पर डी और एच में से कोई ना कोई बैठेंगे, यानी कि एल पी के दाईं ओर बैठा हुआ है, टी एच के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर एच का जिक्र किया गया कि भाई एच जो है ना अंतिम छोर पर बैठा है, और यहाँ पर दूसरी बात कही गई कि एच के बाईं टी है। यानी कि अगर हम देखिए एच को यहाँ पर बैठाते हैं जो कि अंतिम छोर पर है, तो एच का बायां तो इधर हो जाएगा, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। तो एच को हमें सातु यहाँ पर बैठाना होगा, यानी कि एच के बाएं कौन है? सातु एच के बाएं टी है, तो टी बना दिया। तो यहाँ पर कहा गया था 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोरों पर है, तो एच को तो अंतिम छोर पर बैठा दिया, डी बाकी है तो डी यहाँ पर बैठा दो। अब कहेंगे सातु क्या कहा गया है? 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोरों पर है, हो गया। एल पी के दाईं ओर बैठा हुआ है, एल जो है ना पी के दाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए एल पी के दाईं ओर बैठा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी के दाईं ओर कौन बैठा है? एल बैठा है, बैठा दिया। एच के बाएं टी है, तो देखिए एच के बाएं टी है, हो गया। बाएं से एल की स्थिति क्या है? तो बाएं से एल की स्थिति साथियों तीसरी है। दाएं से देख लो, बाएं से देख लो तो तीसरी है, तो तीसरी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक फिर से नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 है, 5 है, उसके बाद 7 है और फिर 7 है, और फिर सातों 10 है और 11 है और 15 है और फिर 17 है, और उसके बाद आपको बताना है कि उसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। देखिए साथियों यहाँ पर अगर एक काम करिए, 6 से 5 फिर 7 फिर 7 फिर 10, ऐसे ना बनाइए, आप ऐसे बनाइए जैसे कि मान लीजिए आपने 6 से 7 बनाया, 1 बड़ा है। आपने 7 से 10 बनाया, 3 बड़ा है। आपने 10 से 15 बढ़ाया, कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा, है ना? इसको भी देखिए, 5 से 7 हुआ है, 2 बड़ा है। 7 से 11 हुआ है, 7 4 बड़ा है। 11 से 17 हुआ है, कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। देखिए 2-2 का गैप चल रहा है और यहाँ पर भी 2-2 का गैप चल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 7 बढ़ेगा, यानी कि 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अगर 22 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल 22 ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है?
14, 11 और 180, यानी कि आपको बताने की ये 14, 11 से 180 कैसे बनाया। उसी प्रकार आपको बताना है साथियों 12, 17, 12, 17, 234, 12, 17 से 234 कैसे बना है। और उसी प्रकार आपको बताना है 15, 16 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बन सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि 14 और 11 को कैलकुलेट करके 180 बन सकता है ना। अगर हम सातों इसके स्क्वायर करें, जैसे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जरा जोड़िए इनको, 7 आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, ये तो 317 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा सातों 300, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कोई दूसरा तरीका देखिए साथियों, कोई दूसरा तरीके की अगर बात करें, सोचिए और बताइए आपका कैसे क्या हो सकता है। देखिए साथियों, अगर हम 14 और 11 की गुणा करा दे तो कितना होगा साथियों, देखिए 4, 5, 1, अच्छा 180 से 154 आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, इसको साथियों आप 15 कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, और इसको साथियों 12 कर दीजिए। अब जरा गुणा कराइए, तो 15 और 12 की अगर बात करते हैं साथियों, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 0, 8, और देखिए 180 आ गया, बिल्कुल सही। यानी कि अब उसी प्रकार 12, 17 है ना, तो 12 में बढ़ाकर 1 13 और ये 18, तो 18 और 13 की गुणा कराइए। 18 और 13 की अगर गुणा कराते हैं, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 5 हो जाएगा, और ये आपका 18 हो गया, यानी कि 4 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा साथियों 13 हो जाएगा, 234, बिल्कुल देखिए साथियों 234 है। तो उसी प्रकार 15 से 16 और 16 से 17 इनकी आपको कैलकुलेशन कराना है। तो 16, 17 की गुणा करा लीजिए, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो साथियों यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर आपका 16 है, 2 आ गया, 7 आ गया, 272 आना चाहिए। क्या 272 कहीं ऑप्शन में लिख रहा है? लिख रहा है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए, ये दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में चिन्हों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा। ये मैं कह सकता हूँ साथियों, एक चित्र यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। टाइपिस्ट हो सकता हो साथियों वो चित्र लगाना भूल गया हो, कोई दिक्कत नहीं साथियों, है ना। चलिए, तो इसलिए इसको स्किप कर देना चाहिए। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक वजूद रखता है, समझ लीजिए, और हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने की साथियों संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा। तो इन सवालों को आप लोग देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 में बेचा। यानी कि हम इसकी मदद से अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले पहली और दूसरी लाइन को देखिए साथियों, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अंकित मूल्य की अगर हम बात करें, अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर, यानी कि अंकित मूल्य पर साथियों क्या मैं कहूंगा 12% की छूट देकर 1716 रुपए में बेचा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 12% छूट दी गई है, यानी कि 88% में बेचा गया है। तो जब 88% में बेचा गया है तो 1716 रुपए की वो वस्तु बिकी है। यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो 1716 बटे 88, ये आपका 1% की वैल्यू हो जाएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, और ये निकलेगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका अंकित मूल्य निकलेगा। देखिए साथियों, 11 एकम 11, 6 जाएगा, कितना बचेगा साथियों 6 बचेगा। तो 11 पंजे आपका आ जाएगा, फिर 6 बचेगा, 11 छंग आपका आ जाएगा, कट हो गया, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 8 से अगर इसको कट करें साथियों, 8 एकम 8, 8 दूना 16 ज्यादा हो रहा है ना ये। तो एक काम करिए, 4 2 से कट करिए, 4 और 2 से कट करिए 50 आ जाएगा, फिर कट करिए 25 आ जाएगा, फिर आपका ये 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 सत्ते है ना, और 2 अट्ठे 16, 55 की गुणा आप 78 की गुणा आपको 25 से करनी है। तो 78 की गुणा साथियों अगर हम 25 से कर लेते हैं तो 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, और आपका 39 हो जाएगा, और आपका 8 दूना ये 16 हो जाएगा, 7 दूना 14, और एक 15 आपका हो जाएगा, 0 आ गया, 15 आ गया, 9 आ गया, 1950 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा 1950 आपका ये क्या निकला है, ये अंकित मूल्य निकला है। तो ये आपका मैंने क्या निकाला, ये मैंने आपका अंकित मूल्य निकाला। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाती, क्या साथियों अगर कोई छूट ना दी जाती, ठीक है भैया, अगर कोई छूट ना दी जाए तो 25% का लाभ होता। यानी कि 25% का लाभ होता। तो अगर हम बात करते हैं साथियों 125% में वो चीज होती है ना। 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 125 की वैल्यू यहाँ पर है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य होता है 100%, तो 125% बराबर अगर 1950 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। 1950 के नीचे अगर 125 आ जाएगा तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 25 पंजे और 25 चौक 5 से अगर इसको कट कराएंगे, 5 3 15, 5 3 45, 0 आ जाएगा, 39, 390 की गुणा 4 से करा लीजिए। 390 की गुणा सातों 4 से करा लेते हैं, 4 नहीं आपका 36 हो जाएगा, 4 3 12, 15 हो जाएगा। यानी कि 1516 आपको 1560 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात इतना हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर बताइए। तो पहले तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। देखिए 4x मान लेते हैं और यहाँ पर 5x मान लेते हैं, उनकी आयु के बीच का अनुपात, ठीक है। 10 वर्ष बाद तो साथ 10 इसमें जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बाद जो उनका आयु का अनुपात होता है वो 5:6 हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें से आप x का मान निकाल दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद साथ हम देख लेंगे आगे कहानी। 6 चौक बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 24x प्लस 6 की गुणा 10 से कराओगे तो 60 हो जाएगा, बराबर 5 की 5x से कराओगे तो 25x हो जाएगा, 5 की 10 से कराओगे तो 50 हो जाएगा। 25x में से 24x जाएगा जब ये इधर आएगा तो 1x बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 50 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी कि x बराबर 7 10 आ गया। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद करेंगे उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या होगा। अब दोनों की आयु निकाल लीजिए। क्या सातु उनकी वर्तमान आयु कितनी है, या एक काम करिए उनकी वर्तमान आयु सातु ये है ना 4, तो इनके बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है, यानी कि x का अंतर है। तो x की अगर बात करते हैं तो x बराबर सातु 10 है, या आप ऐसे कर सकते हैं जब x बराबर 10 है तो 4x कितना होगा 40 और 5x कितना होगा 50, दोनों में अंतर कितना निकला सातु 10 निकला। तो 10 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से 48,150 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी, इसमें कितने की वृद्धि हुई। मैं कहूंगा लगभग 3,150 की वृद्धि हुई, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, नीचे पहली वाली वैल्यू रखेंगे 45,000, तो 45,000 नीचे आ जाएगा। अच्छा 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 निम आपका 45, 5 छंग आपका 30 और 5 3 आपका 15, ठीक है ना। अब इसको 9 सत्ते आपका 63 होता है, तो मैं कहूंगा 7% की वृद्धि हुई है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से साथ तो इसको देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है ना वो 9:5 के अनुपात में रखे हैं, जिनकी कुल धनराशि 207 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर ये 50 पैसे तो मैं कहूंगा ये 1/2 है, ये 25 पैसे तो ये 1/4 है। इतनी तो बात समझ में है साथियों, है ना। देखिए साथियों अब 50 पैसे और 25 पैसे यानी कि 50 पैसे 1/2 जो है ना वो 9 है, तो 1/2 और गुणा, देखिए ये 9 और 5 के अनुपात में है, तो मैं कहूंगा 9x और 5x हो जाएगा, तो इसकी गुणा सातु 9x से हो जाएगी, ठीक है। प्लस कर दीजिए, ये 1/4 है तो 1/4 आ जाएगा, और गुणा आपका क्या आ जाएगा 5x यहाँ पर आ जाएगा। इन सब को जब जोड़ा जाता है तो कुल धनराशि 207 बैठती है, तो 207 सातु यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इतनी बात सातु क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कराइए, 9 एकम 9 यानी कि 9x/2 आ जाएगा, प्लस आपका 5x/ यहाँ पर 4 आ जाएगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करा लीजिए, 4 नीम कितना हो जाएगा, है ना 36 हो जाएगा, यानी कि 36x प्लस 5 दूना आपका 10x हो जाएगा, और ये कितना बैठ जाएगा 4 दूना 8, बराबर कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। देखिए साथियों 36x और 10x कितना हो जाएगा 46x हो जाएगा, बराबर 207 गुणा 8 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 207 गुणा 8 बटे यहाँ पर 46 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट करते हैं, 2 23 आ जाएगा, यहाँ पर सातों 4 आ जाएगा, है ना। देखिए क्या 23 नीम तो इतने नहीं होते हैं, एक बार देखिए जरा 23 नीम कितने होते हैं, क्योंकि 23 10 करेंगे 230 हो जाएगा, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 9 2 18 19 20, बिल्कुल सातों मैंने सही गैस किया। तो 9 आया, 9 चौक 36, यानी कि x बराबर आपका जो आ चुका है वो 36 आ गया है। तो कहने कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 9x है, तो x बराबर 36 है, तो 9 गुणा 36 कितना हो जाएगा 9 छंग आपका, यानी कि गुणा आप करा लीजिए सातों इसकी, 54 आपका हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, आपका ये 32 हो जाएगा, यानी कि 324 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। समझ गए साथियों। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए और बताइए इस सवाल का जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए साथियों आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे 39 52 60 क्या 39 52 60 से विभाजित करने पर 39 52 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 30 43 और 51 शेष बचते हैं। आप सबसे पहले साथियों क्या निकाल लेंगे, आप 39 52 60 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम आप यही कर लीजिए, 39 52 और 60 का आप क्या निकाल लीजिए सातों एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 से अगर कट करेंगे तो 39 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 छंग 12 आ जाएगा, यहाँ पर सातों 30 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे 39 का 39 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब 3 से कट करते साथियों 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे साथियों, आप एक काम करिए 13 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, 13 एकम 13 5 आएगा, एक बार 5 से कट कर लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन सब की गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 है ना, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 13 से करा दीजिए, 60 की गुणा 13 से करा देते हैं साथियों, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यानी कि 780 आ गया। तो कुल मिला के एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है साथियों 780। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिए, देखिए अगर कभी भी सवाल ऐसे हो कि वो कौन सी संख्या है जिसे
इतने 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 नंबर से विभाजित करने पर इतना 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 शेषफल बचता है। तो आपको जो ये मेन नंबर हो इनका आपको एलसीएम निकालना है, जो हम निकाल चुके हैं 780। उसके बाद अगला आपको काम क्या करना है कि पहला नंबर पहले में से घटाओ, कितना आया 9। दूसरा नंबर दूसरे में से घटाओ, कितना आएगा 9 ही आएगा। ये नंबर इसमें से घटाओगे 7 9, यानी कि कुल मिला के 9 आ रहा है। तो अगला काम आपको क्या करना है, इसमें 780 में से ये संख्या घटा देनी है जो इनका डिफरेंस आ रहा है। तो 780 में से 9 घटाओगे, मेरे हिसाब से 771 बचेगा। तो 771 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही। और तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।